everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about doctrine of res subjudice, which is most important doctrine in any legal system and also in India Code of Civil Procedure. So, in this video, I will cover its meaning, definition, essentials, objects, exception, and important case laws. So, चलिए शुरू करते हैं. Firstly, we talk about meaning of res subjudice. The term res subjudice comes from Latin term res, which means subject, and subjudice, which means under trial in a court. जो term res subjudice है वो दो लैटिन term res और subjudice से लिया गया है, जिसमें res का मतलब है subject matter या फिर issue and subjudice का मतलब है under trial in a court. So res subjudice means a subject matter, a issue that is being considered by a judge. It is also known as the rule of stay of suit. जो रेस सब्जुडाइज है वो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा सब्जेक्ट मैटर, ऐसा इशू जो कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, किसी जज के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है. इस डॉक्ट्रिन को, इस रूल को रूल ऑफ स्टे ऑफ सूट के नाम से भी जाना जाता है. Thus, it deals with a situation where two lawsuits on the same subject matter are filed in different court. ये जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्रिन है वो ऐसी सिचुएशन पे अप्लाई होता है जब दो लॉसूट्स जो हैं सेम सब्जेक्ट मैटर पे अलग अलग कोर्ट में फाइल किए जाते हैं. द प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट द सेकंड कोर्ट मस्ट स्टे मींस टेम्पोरली halt द प्रोसीडिंग ऑफ द लेटर सूट. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो सेकंड कोर्ट है जहां पे सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है वो कोर्ट उस सब्सिक्वेंट सूट पे टेम्पोरली halt यानी कि स्टे लगाए, जो लेटर सूट है उसकी प्रोसीडिंग पे, उसके ट्रायल पे टेम्पोररी पीरियड के लिए बार लगाए. एक एग्जाम्पल की मदद से इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं. सो इफ ए सूज बी फॉर ऑनरशिप ऑफ लैंड इन दिल्ली कोर्ट एंड देन ए अगेन फाइल्स द सेम सूट इन मुंबई कोर्ट, द सेकंड सूट विल बी स्टेड अंटिल द दिल्ली केस इज डिसाइडेड. मीन्स यदि कोई ए नाम का पर्सन है वो बी पे केस करता है, बी पे केस करता है किसी भी लैंड के ऑनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए दिल्ली कोर्ट में, और वहीं ए जो है वो मुंबई में भी उसी सेम मैटर पे केस फाइल करता है मुंबई कोर्ट में. दिल्ली कोर्ट में, मुंबई कोर्ट में दो सूट्स फाइल होते हैं. सो जो सेकेंड सूट है यानी कि जो मुंबई कोर्ट में सूट फाइल हुआ है उस पे कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया जाना चाहिए जब तक कि जो दिल्ली में फाइल हुआ केस है उस पे डिसीजन ना आ जाए. अब हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ रेस सब्जुडाइज विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी 1908. सो सेक्शन 10 का जो मार्जिनल नोट है वो ये है स्टे ऑफ सूट. It said no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established and continued by the central government and having like jurisdiction or before Supreme Court. मीन्स सेक्शन 10 ये बात करता है कि कोई भी कोर्ट जो है ऐसे सूट के जो ट्रायल है उसको प्रोसीड नहीं करेगी जिसमें जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली प्रीवियस जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है उसमें जो मैटर इन इशू है सेम पार्टीज के बीच वो सेम हो, या फिर ऐसे पार्टीज के बीच जो कि उन्हीं पार्टीज के बिहाफ पे सेम टाइटल में, सेम कैपेसिटी में जो है किसी मैटर को लेके क्लेम कर रहे हैं, किसी मैटर इन इश्यू को लेके क्लेम कर रहे हैं. वेयर सच सूट इज पेंडिंग, जब वो प्रीवियस सूट है वो पेंडिंग है सेम कोर्ट में या फिर एक ऐसे कोर्ट में जो कि इंडिया में उसका जुरिस्डिक्शन है, इंडिया के टेरिटोरियल टेरिटरी में है और वो कॉम्पिटेंट है जो भी उसमें क्लेम किया गया है उस रिलीफ को देने के लिए, ग्रांट करने के लिए, या फिर ऐसे कोर्ट में जो कि इंडिया के लिमिटेशन के बाहर है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यू किया जाता है और उसका जुरिडिक्शन सेंट्रल इंडिया में जो कोर्ट एस्टैब्लिश है उसके ही तरह के हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर है. तो वो जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ होगा सेम मैटर पे, सेम टाइटल के अकॉर्डिंग, सेम पार्टीज के बीच, तो वो सब्सिक्वेंट सूट पे बार लगाया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग पे, उसके ट्रायल पे बार लगाया जाएगा कोर्ट के द्वारा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ रेस सब्जुडाइज.
मीन्स जो डॉक्ट्रिन है रेस सब्सिडाइज उसके एप्लीकेशन के लिए क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है इसको समझते हैं. सो फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज टू अप्लाई द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट. फर्स्ट इज देयर मस्ट बी टू सूट्स. दो सूट्स होने चाहिए, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड वन सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड. एक सूट जो है पहले इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए जबकि एक सूट बाद में इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए, या तो सेम कोर्ट में या फिर ऐसे कोर्ट में जिसका जुरिडिक्शन इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्रीज में है और साथ ही वो उसके पास जुरिडिक्शन है, उसमें जो भी रिलीफ क्लेम किया गया है उसको ग्रांट करने का. The matter in issue in both suit must be directly and substantially the same. जो भी मैटर इन इशू है दोनों सूट्स में वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए. अगला है द पार्टीज इन बोथ सूट मस्ट बी द सेम और लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल. जो पार्टीज हैं दोनों सूट में वो सेम होनी चाहिए या फिर वो सेम कैपेसिटी में सेम टाइटल के अंडर लिटिगेशन लाए हो, ऐसा होना चाहिए. अगला है द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. मीन्स जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंडर पेंडिंग होना चाहिए. मीन्स उस पर ट्रायलिंग चल रही हो, मीन्स उस पर ट्रायल चल रहा हो, अभी डिसीजन आया ना हो. अगला एसेंशियल है द कोर्ट वेयर द लेटर सूट इज फाइल्ड मस्ट आल्सो बी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ. मीन्स वो कोर्ट जहां पे सब्सिक्वेंट सूट यानी कि लेटर सूट फाइल किया गया हो वो कॉम्पिटेंट हो, उसके पास जुरिस्डिक्शन हो, जो भी उस सूट में रिलीफ को क्लेम किया गया हो उसको ग्रांट करने का जुरिस्डिक्शन हो, वो कॉम्पिटेंट हो, तभी ये जो डॉक्ट्रिन है वो उस पर अप्लाई होगा, सब्सिक्वेंट सूट पे अप्लाई होगा. अगला एसेंशियल है बोथ सूट मस्ट बी इन कोर्ट विद द जुरिडिक्शन इन इंडिया और कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया. जो दोनों सूट है वो ऐसे कोर्ट में फाइल किए जाने चाहिए जिसका जुरिडिक्शन पूरे इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्रीज में हो, या फिर ऐसे कोर्ट में फाइल किए जाने चाहिए जो कि आउटसाइड इंडिया हो लेकिन उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया हो और उसके पास जुरिडिक्शन हो, जो रिलीफ क्लेम किया गया हो उसको ग्रांट करने का. अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन. मीन्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है, उसे क्यों अप्लाई किया जाता है, इसे समझते हैं. सो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो ये है अवॉइड्स कंफ्लिक्टिंग जजमेंट. इट प्रिवेंट टू डिफरेंट कोर्ट फ्रॉम पासिंग कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन ऑन द सेम इशू. जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज है वो अलग अलग कोर्ट को प्रिवेंट करता है सेम मैटर पे सेम इशू पे कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन को पास करने से. अगला जो ऑब्जेक्ट है वो ये है सेव जुडिशियल टाइम. It conserves the time and resources of the court by avoiding unnecessary duplication of proceeding. जो डॉक्ट्रिन है रेस सब्सिडाइज वो जुडिशरी के जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी टाइम होते हैं उसको कंजर्व करता है अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग को अवॉइड करके. अगला जो ऑब्जेक्ट है वो ये है प्रिवेंट हरासमेंट. इट प्रोटेक्ट अ पार्टी फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू मल्टीपल लॉसूट्स ऑन द सेम मैटर व्हिच कैन बी बर्डनसम एंड एक्सपेंसिव. ये डॉक्ट्रिन जो पार्टी है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मल्टीपल लॉसूट से, सेम मैटर पे मल्टीपल लॉसूट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि उनके लिए एक बर्डन हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है. अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शंस टू रेस सब्सिडाइज. मींस जो डॉक्ट्रिन रेस सब्सिडाइज है वो किन किन मैटर्स पे अप्लाई नहीं होगा इसे समझते हैं. सो रेस सब्सिडाइज डज नॉट अप्लाई इन दीज केसेस. जिसमें से पहला है if one of the pending suit is in foreign court means non-Indian court and Indian court can still hear a similar case. यदि दो सूट्स में से कोई एक सूट किसी फॉरेन कोर्ट यानी कि नॉन इंडियन कोर्ट में एस्टैब्लिश हो, मीन्स पेंडिंग हो, तो कोई भी इंडियन कोर्ट सिमिलर पार्टीज के बीच सिमिलर मैटर इन इशू के भी इशू पे जो सूट है उसे हियर कर सकती है, उस पर केस प्रोसीडिंग चला सकती है. अगला एक्सेप्शन है इट डज नॉट अप्लाई to interim, that is temporary or interlocutory order like injunction or procedural order. ये जो डॉक्ट्रिन है वो इंटरिम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होती है. अगला है इट डज नॉट अप्लाई टू समरी सूट्स मींस सूटेड अंडर स्पेशल प्रोसीजर फॉर क्विक डिसीजन. ये जो डॉक्ट्रिन है वो समरी सूट्स पे अप्लाई नहीं होती है, मींस ऐसे सूट जो कि स्पेशल प्रोसीजर उसमें अप्लाई किया गया हो क्विक डिसीजन के लिए. अगला है if the subject matter are different or only partly the same, section 10 would not be used. मीन्स ऐसा सब्सिक्वेंट सूट है जिसमें सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है या फिर पार्टली रूप से डिफरेंट है, मीन्स थोड़े से डिफरेंट है, तो उसमें भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा.
अगला है व्हेन द पार्टीज आर डिफरेंट, जब पार्टीज दोनों सूट्स के पार्टीज अलग अलग हैं तो उस पे भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा। अगला है व्हेन द अर्लियर सूट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, मीन्स जो पहला सूट है या फिर जो बाद का सूट है वो ऐसे कोर्ट में फाइल किया गया हो जो कि कम्पिटेंट ना हो रिलीफ को ग्रांट करने के लिए, तो उस सब्सिक्वेंट सूट पे भी रेस सब्सिडाइज का जो प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं होगा। सो ये जो सारे एक्सेप्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज की। अब हम लोग बात करते हैं केस लॉस के बारे में। सो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वर्सेस सी परमेश्वर 2005। The court clarified that the object of Section 10 is to prevent different courts from hearing the same matter at the same time to avoid contradictory judgment. कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो सेक्शन 10 का ऑब्जेक्ट है मीन्स जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज की बात कही गई है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि अलग अलग कोर्ट के द्वारा सेम मैटर पे सेम टाइम पे कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट को अवॉइड करना ही पर्पज है, ऑब्जेक्ट है सेक्शन 10 का। अगला है मोहनलाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल, AIR 1962 SC. Court held that Section 10 does not bar filing of the second suit. It only states the trial of the second suit. इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो सेक्शन 10 है वो सेकेंड सूट के फाइलिंग पे मीन्स इंस्टीट्यूशन पे बार नहीं लगाता है, वो सिर्फ सेकेंड सूट का जो ट्रायल है उस पे बार लगाता है, स्टे लगाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज से रिलेटेड है। सो वायलेशन इज नॉट वॉइड, मीन्स यदि कोई कोर्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज का वायलेशन करती है तो उसका जो डिसीजन है वो वॉइड नहीं होगा। इफ अ कोर्ट mistakenly goes ahead and tries a case in violation of Section 10, the judgment that passed is not automatically void or invalid. It is considered an irregular procedure, but the decision still stands unless a higher court overturn it. Means यदि कोई कोर्ट जो है गलती से इस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट चली जाती है, इसको वायलेट कर देती है और जजमेंट को पास कर देती है, तो वो जो जजमेंट है वो ऑटोमेटिकली वॉइड या फिर इनवैलिड नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ ये कंसीडर किया जाएगा कि जो प्रोसीडिंग है वो एक इरेगुलर प्रोसीडिंग थी और उसका जो डिसीजन है वो बना रहेगा जब तक कि हायर कोर्ट के द्वारा उसको ओवरटर्न न कर दिया जाए। अगला है अंडर फॉरेन कोर्ट। The pendency of lawsuit in a foreign court does not stop a court in India from hearing a case on the same matter. मीन्स यदि सेम मैटर पे सेम पार्टीज के बीच कोई सूट जो है फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो वो सूट इंडिया में जो इंडियन कोर्ट है उस इंडियन कोर्ट को ये प्रिवेंट नहीं करती है कि वो सेम मैटर को हियर नहीं कर सकते। अगला है इट बार्स द ट्रायल नॉट द इंस्टीट्यूशन। A person is not prevented from filing a second lawsuit. The rule only stops the court from proceeding with the trial of that suit. मीन्स जो ये डॉक्ट्रिन है रेस सब्सिडाइज का वो किसी भी पार्टी को किसी भी पर्सन को प्रिवेंट नहीं करती है दूसरे लॉसूट को फाइल करने से। ये सिर्फ ये रूल जो है सिर्फ कोर्ट को प्रोसीडिंग चलाने से मीन्स ट्रायल चलाने से प्रिवेंट करती है, स्टॉप करती है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज का वो कंप्लीट होता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ आया है, नोट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियोस को जितने भी हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ के ह्यूमैनिटी से रिलेटेड टॉपिक पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो है उसे देखिए, समझिए और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।